हेलो बच्चों। आज जो हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस, आज का हमारा ये टॉपिक होगा। देखो, रेजोनेंस जो है जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमारे पास 4 टोटल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब पहले भी डिस्क्राइब किया है जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे कि मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता रहता है, राइट। तो उस मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है उसके वजह से मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो काफी चेंज हो जाती है एक दूसरे से। तो वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, चाहे वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो या चाहे पाई बॉन्ड के थ्रू हो, उन उन मूवमेंट्स, वो जो इफेक्ट पैदा होता है उनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन से लेना देना है। तो इसके पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं। आने वाले लेक्चर में हम हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ेंगे, बट आज हम जो पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस। तो उन सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में जो रेजोनेंस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है। मतलब ये सब पे डोमिनेट करता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो रेजोनेंस जो है सबसे इंपॉर्टेंट है इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में। अब देखो, रेजोनेंस होता क्या है, ठीक है। रेजोनेंस होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बट ये जान लो कि रेजोनेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और अगर जिसको रेजोनेंस समझ में नहीं आया उसको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। बिकॉज क्या है कि ये रेजोनेंस का जो टॉपिक है ये तुम्हें हर चैप्टर में दिखाई देगा। तो इसका मतलब कि रेजोनेंस तुमको पढ़ना और समझना दोनों बहुत जरूरी है। तो जब तुम्हें इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो जाहिर सी बात है इसको शॉर्टकट नहीं ले सकते तुम, इसको तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो जनरली जो रेजोनेंस होते हैं वो 2 से 3 लेक्चर्स में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने भी कोशिश किया है कि उसको 2 लेक्चर में खत्म करने का। बट एक तीसरा लेक्चर भी हम रखेंगे जिसमें हम लोग रेजोनेंस का सिर्फ हम लोग उसका एप्लीकेशंस देखेंगे, उस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस अगर तुम सॉल्व करने में, अगर तुम्हें इजी होने लगे, अगर तुम उसको बहुत अच्छे से समझ लिए, तो तुम्हें आने वाले लेक्चर्स में कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम रेजोनेंस, ठीक है। तो आज का पहला लेक्चर है रेजोनेंस का। देखो, रेजोनेंस होता क्या है। अब इसको एक एग्जांपल से समझो कि कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। मॉलिक्यूल है, उसका कुछ स्ट्रक्चर है, राइट। अब स्ट्रक्चर तुम जानते हो मॉलिक्यूल के कैसे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। जैसे कि मान लो ये तुम्हारा, जैसे ये ब्यूटाडाइन हो गया, वैसे ही समझ लो कोई एक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल का कोई स्ट्रक्चर है। हम वहां पे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना नहीं रहे हैं, बस ऐसे लिख रहे हैं ये M1, इस मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर है M1, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि यार इस मॉलिक्यूल के कई सारे प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। हर मॉलिक्यूल के कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इसका जैसे फॉर एग्जांपल उसमें बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, ये सारी क्या है उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। तो ऐसा समझ लो उसकी 4-5 प्रॉपर्टी है, लाइक A, B, C, D, ठीक है, और E। हमने बोला कि अब देखो मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि यार ये मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या ऐसा क्यों है, बॉन्ड एंगल ऐसा क्यों है, या फिर उसकी एनर्जी ऐसी क्यों है, वो कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ये मैंने पहले भी पुराने लेक्चर्स में बताया जब हम स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे कि मॉलिक्यूल का जो प्रॉपर्टीज है वो उसके स्ट्रक्चर से डिफाइन किया जा सकता है कि यार मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी ऐसी होगी। तो अब ऐसा कंसीडर करो कि ये मॉलिक्यूल का कुछ स्ट्रक्चर है M1, और उसकी हम प्रॉपर्टी ए, बी और सी इन तीनों को डिफाइन कर ले, हाँ कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, इस वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल या जो भी प्रॉपर्टीज है वो ऐसी है। फिर हम बोले कि यार ये जो डी और सी है ये मैच नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं, अगर ये मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर देखे तो हम बोले इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम ये नहीं बता सकते कि ये डी और ई वाला प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहा है, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से ये प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि ऐसा नहीं कि ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर गलत है, इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो उस मॉलिक्यूल को कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इस मतलब कि अगर मॉलिक्यूल का कोई और भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है, जैसे मान लो M2, उसका कोई और भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब स्ट्रक्चर पॉसिबल का मतलब ये है
कि उसमें ऐसा नहीं कि हमने एटम का पोजीशन अलग कर दिया, मतलब हम बॉन्ड का पोजीशन इधर उधर कर दे तो हम बता सकते हैं कि हाँ, अगर ये स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये डी और ई वाला जो प्रॉपर्टीज है हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ठीक है, तो फिर बोला गया कि चलो ठीक है, मतलब M2 जो है उसका रियल स्ट्रक्चर है। तो बोले नहीं, M2 रियल स्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि M2 से तुम D और E वाला प्रॉपर्टी तो डिफाइन कर गए, उसको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन उससे A, B और C को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल की जो सारी प्रॉपर्टीज हैं वो किसी एक स्ट्रक्चर से हम डिफाइन नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स में हम ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब वो मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो इसी जो यही जो फिनोमिना है, राइट, कि मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वन, इन टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर। अब वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, लुइस उसको बोलते हैं, जो भी तुम्हारा लेविस स्ट्रक्चर होता है, बोलते हैं एक या दो से ज्यादा अगर स्ट्रक्चर के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, देन हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब वहां पे रेजोनेंस है। उसी फिनोमिना को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो उसको अगर हमें, अब इस चीज को हम और डिटेल में समझेंगे, तो रेजोनेंस का अगर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसका अगर प्रॉपर डिफिनेशन देखा जाए तो ये बोल सकते हैं ऑफ फिनोमिना वेयर a structure of a molecule can be written in more than two or more than two, in two or more than two Lewis structure where the position, अब ये किसकी पोजीशन की बात हो रही है, पोजीशन ऑफ एटम्स। एटम्स को कई बार न्यूक्लियस भी बोलते हैं, राइट, वेयर द पोजीशन ऑफ एटम्स और न्यूक्लियाई आर फिक्स्ड but relative position of electrons can vary। मतलब कि हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पे हम एटम, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि एक से ज्यादा स्ट्रक्चर शो कर रहा है, इसका मतलब कि इस वाले स्ट्रक्चर में एटम का पोजीशन चेंज हो गया, उस वाले में चेंज हो गया, नहीं, एटम का पोजीशन फिक्स रहेगा, बस इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है वो चेंज होता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होने की वजह से स्ट्रक्चर अलग अलग दिखाई देगा। तो ये इसका एक डिफिनीशन है, ठीक है। अब इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे कि यार ये रेजोनेंस का थ्योरी आया कहाँ से, या उसको कैसे समझा जा सकता है, कैसे डिफाइन किया जा सकता है एक एग्जांपल के तरीके से, ताकि तुमको समझने में ज्यादा आसानी हो। तो ये मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले, तो जो सबसे अच्छा एग्जांपल या जो तुम्हें हर हर बुक में दिखाई देगा वो होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं और वहां से हम लोग डिफाइन करते हैं। देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर तुम ध्यान से देखो तो बेंजीन में क्या है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो बेंजीन को हम ये स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, एक और स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, दो स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। वो क्या है कि 1 2 3, यहां पे ध्यान से देखो तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, उसी तरह 3 4 और 5 6 के बीच में भी डबल बॉन्ड है। बट यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ 1 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 3 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड है और 5 6 के बीच में सिंगल बॉन्ड है।
तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड थे वो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, जो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड थे वो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो बोला गया कि यार इनमें से कौन सा रियल स्ट्रक्चर है, ये वाला या ये वाला। तो बोलते हैं कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चलो हमने एक फिक्स मान लेते हैं कि मान लो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, तुम ये मान लो या ये मान लो, अभी हम जैसे एक मान लेते हैं। अब तुम अभी तक ये सोचो, ये ऐसा कंसीडर करके चलो कि ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट नहीं हो रहा है ना। अभी तुम रेजोनेंस मान लो, रेजोनेंस जैसा कोई चीज नहीं हो सकता है, क्योंकि हम रेजोनेंस कहाँ से आया हम उसको समझ रहे हैं। तो उसके लिए पहले ये समझ लो कि रेजोनेंस नहीं है। अगर रेजोनेंस नहीं है तो क्या होता है। तो ऐसा मान लो कि ये कोई हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है जिसमें जो डबल बॉन्ड है वो फिक्स है, ठीक है, कार्बन 1 कार्बन 2, ठीक है, उसी तरह कार्बन 3 कार्बन 4 और कार्बन 5 कार्बन 6 के बीच में डबल बॉन्ड फिक्स है। सिमिलरली कार्बन 2 और 3 के बीच में, कार्बन 4 कार्बन 5 के बीच में और कार्बन 6 कार्बन 1 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब देखो इन जनरल अगर देखा जाए, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है, हाँ, अगर इथीन मॉलिक्यूल को देखा गया, उसको मेजर किया गया कि यार इथीन में भी क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो तुम्हारा होता है 134 pm, ठीक है, इसी को भी 1.34 एंगस्ट्रॉन भी बोल सकते हो। उसी तरह जो कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड की लेंथ जो होती है, अगर हम इथेन मॉलिक्यूल में देखें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ है वो 154 pm होता है, या उसी को 1.54 एंगस्ट्रॉन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा मान के चलो कि यार ये तीन मॉलिक्यूल, ये तीन इथीन मॉलिक्यूल्स है, ये एक इथीन मॉलिक्यूल है, ये एक इथीन मॉलिक्यूल है, ये एक इथीन मॉलिक्यूल है, ये तीन इथीन मॉलिक्यूल का एक कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, हाँ, जहां पे ये डबल बॉन्ड फिक्स है, जबकि फिक्स नहीं होता है, रेजोनेंस होता है, लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि रेजोनेंस नहीं है। तो इसलिए हम इसको हाइपोथेटिकल एक स्ट्रक्चर मान रहे हैं जिसमें कि बोल रहे हैं तीन डबल बॉन्ड फिक्स है, यानी कि तीन एल्कीन है, तीन इथीन है। तो बोलता है कि यार अगर हम इन तीनों को माने तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए था, तुम्हें दो टाइप के बॉन्ड लेंथ मिलने चाहिए थे। ये जो डबल बॉन्ड है वो 134 pm होना चाहिए और ये होना चाहिए 154 pm। बट जब बेंजीन में जब रियल जो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ आई वो कितना आया, वो पाया गया कि यार ये सब बॉन्ड लेंथ एक ही जैसा है, और वो है 1.39 एंगस्ट्रॉन या फिर 139 pm। तो हम बोले यार अगर डबल बॉन्ड अपनी जगह फिक्स है, अगर फिक्स है तो बोलते हैं कि यार तो इसका मतलब तुम्हें दो टाइप के बॉन्ड मिलने चाहिए, डबल बॉन्ड वाले जिनका लेंथ होना चाहिए 134 और सिंगल बॉन्ड जिसका लेंथ होना चाहिए 154। बट यहाँ पे तो उल्टा है, जब एक्चुअल में जब मेजर किया गया, ठीक है, जब एक्सपेरिमेंटली उसको मेजर किया गया तो पाया गया कि नहीं, सारे जो बॉन्ड है वो सेम है और उसका लेंथ कितना है 1.39 एंगस्ट्रॉन। तो ये कैसे डिफाइन किया जाएगा, यार ये 1.39 एंगस्ट्रॉन कैसे आया। तो बोला गया कि इसका मतलब कि ये जो बेंजीन मॉलिक्यूल है ये इसका रियल स्ट्रक्चर नहीं है। तो बोला है क्या ये रियल स्ट्रक्चर है, तो नहीं, यहाँ पे भी सेम चीज है, तीन डबल बॉन्ड है तीन सिंगल, ये भी स्ट्रक्चर नहीं है। तो बोला गया, तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि इसका मतलब है कि जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो एक ही जैसा है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो बेंजीन का जो रियल स्ट्रक्चर है वो इन दोनों का मिक्स्ड स्ट्रक्चर है, मतलब उन दोनों को सुपर इम्पोज कर दो। सुपर इम्पोज मतलब इसको इसको ले लो, इसका मतलब डबल बॉन्ड कोई भी कार्बन कार्बन के बीच में ना एग्जैक्ट डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है। वो जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ना, हर एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे तीन बॉन्ड है, ठीक है, तीन पाई बॉन्ड है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वो कंटिन्यूअस मूवमेंट में है, राइट। सो दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। अब इस
इस स्ट्रक्चर से तुम डिफाइन कर सकते हो कि ये क्यों ऐसा आया, और यहीं से रेजोनेंस का एक्सप्लेन किया गया कि भाई रेजोनेंस कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि मॉलिक्यूल की जो सारी प्रॉपर्टी है वो किसी एक स्ट्रक्चर से बताया नहीं जा सकता है, ठीक है। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, और उन जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम लोग यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और जो रियल स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का, वो ना तो ये होता है ना ये सारे क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो है तुम्हारा रियल स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। और ये सबको कंबाइन करके बनाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, सबको बोलते हैं सुपर इम्पोज कर दो सारे स्ट्रक्चर्स को, तो जो रियल स्ट्रक्चर आएगा दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये रियल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन मॉलिक्यूल का। तो इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लो, जो भी करना है स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं लुईस स्ट्रक्चर, उनको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग। और इसी को हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, कैनोनिकल। और इसी को कई बार कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो ये पहली चीज हो गई। दूसरा क्या हो गया, दूसरा ये है कि इनमें से ये सारे के सारे क्या हैं, बोलते हैं हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को शॉर्ट में हम लोग आरएस लिखेंगे, आर हाइपोथेटिकल, मतलब कोई भी करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, हाइपोथेटिकल। तीसरा क्या है, देखो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे तो दो ही हैं, इसको हम लोग डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे शोन बाय डबल हेडेड एरो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, माफ करना, चौथा जो है वो ये है कि जो रियल स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है रियल स्ट्रक्चर है। नन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर रियल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड को हम लोग मोस्ट रियल स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं, और इसको हम लोग ऐसे तीन ऐसे डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऐसा। ये हो गया तुम्हारा रेजोनेंस के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ ये इतना इनफ है रेजोनेंस को समझने के लिए। तो यहाँ पे जैसे बेंजीन का बनाया, उसके उसके अलावा और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ये तो एक सिंपल मॉलिक्यूल है, इसके अलावा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आते रहेंगे जिसको कि हमें देखना है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हो रहा है, बट कौन से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड, अब देखो सिग्मा बॉन्ड मतलब जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं उनको सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बॉन्ड है, ऐसा कंसीडर करो, यहाँ पे भी ये भी दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, दो कार्बन के बीच में जो आपस में शेयरिंग हुई है, उनका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, राइट। रेजोनेंस में किसका मूवमेंट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है उनका मूवमेंट होता है, और बाद में तुम देखोगे निगेटिव चार्ज और लोन पेयर का भी मूवमेंट होगा, उनको भी बाद में पाई इलेक्ट्रॉन्स हम लोग नाम देंगे, क्यों देंगे उसको हम लोग नेक्स्ट समझेंगे। तो यहाँ पे जो भी मूवमेंट हो रहा है रेजोनेंस में, जो भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है।
पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। अब कोई पूछता है कि भाई जो रेजोनेंस होता है उसका तुम्हारा बोलते हैं इम्पैक्ट होता है वो ज्यादा होता है किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। वो ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे बड़ा एक सिंपल सा रीजन है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जैसा कि हमने देखा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ लो, इसके पहले वाले लेक्चर्स में जैसा हमने देखा है कि ये कोई कार्बन है, कार्बन की चेन है जिससे कि एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और इसके वजह से ये पूरे मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता रहता है टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है लेकिन वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ? अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं पूरा का पूरा चला जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिव, नहीं, उसका थोड़ा पार्ट जो है वो ट्रांसफर होता है। अब पूरा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा, इसलिए सिर्फ थोड़ा पार्शियल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि रेजोनेंस में तुम देख रहे हो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही घूम जा रहा है ना? जैसे कि ये जो बॉन्ड है ये घूम के इधर आ गया, यहाँ पे देखो, तो पूरा का पूरा पाई इलेक्ट्रॉन ही एटम से एटम मूव कर रहा है। तो भाई इंपैक्ट किसका ज्यादा होगा? या जहां ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, तो ये मूवमेंट ज्यादा कहां पर हो रहा है, वो तुम्हारा रेजोनेंस में हो रहा है कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। इसलिए बोलते हैं कि यार रेजोनेंस जो होता है वो काफी डोमिनेटिंग होता है कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, राइट? तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो एक और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जनरली बुक्स में नहीं लिखे होते हैं, वो ये है कि कई बार पूछते हैं कि यार रेजोनेंस होता क्यों है? तुमने ये तो पढ़ लिया ये रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस ऐसा है, रेजोनेंस वैसा है, बट होता क्यों है? कोई भी चीज बिना मतलब के नहीं होती है, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस का भी सेम है, वो बिना मतलब के नहीं होता है। रेजोनेंस इसलिए हो रहा है, अब तुम देखो रेजोनेंस में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके ऊपर निगेटिव चार्ज होते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे भी फिक्स हो जाए, मान लो मूव नहीं कर रहे हैं, एक ही जगह है ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अब निगेटिव चार्ज क्या होता है, आपस में रिपल्शन लगाएंगे। ये चीज दोनों के लिए, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों के लिए है, बट यहाँ पे समझो इलेक्ट्रॉन्स, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है तो इलेक्ट्रॉन के बारे में समझेंगे। तो एक ही जगह अगर इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गए तो उनके बीच में आपस में बहुत ज्यादा रिपल्शन लगेगा। रिपल्शन लगने का मतलब कि एनर्जी बढ़ने लगेगी, और एनर्जी बढ़ने का मतलब स्टेबिलिटी कम होने लगेगी। इसलिए कोई भी मॉलिक्यूल चाहता है कि यार इलेक्ट्रॉन्स या जो भी प्रोटॉन्स हो या जो भी पॉजिटिव चार्ज हो, कोई भी सेम चार्ज एक ही जगह फिक्स ना रहे, वो जितना मूव करता रहेगा मॉलिक्यूल में, जितना घूमता रहेगा, तो बोलते हैं क्योंकि डिस्पर्स हो गए तो आपस में रिपल्शन भी कम हो जाता है उनका, और रिपल्शन कम होने की वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है? तो रेजोनेंस की वजह से भी क्या होती है, स्टेबिलिटी आती है। ओके, तो अभी जो नेक्स्ट हम लोग पार्ट पढ़ने वाले हैं वो यही है, रेजोनेंस एनर्जी। तो इसको तुम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। ठीक है? तो अभी नेक्स्ट वाला हम पार्ट पढ़ेंगे, इसको मैं रब करता हूँ। अभी देखो यार रेजोनेंस, रेजोनेंस तो समझ में आ गया। अब ये रेजोनेंस एनर्जी क्या है? तो बोलते हैं, अभी मैंने जैसे डिस्कस किया कि भाई मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल की एनर्जी डाउन हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी आएगी। तो रेजोनेंस एनर्जी को उसी तरह से समझा जा सकता है। अब देखो जैसे कि मैंने बताया कि एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अगर हम लोग, मान लो इथीन मॉलिक्यूल है CH2 उसको हम लोगों ने रिएक्ट किया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है? तो यहां पे तुम्हें बनेगा CH3 और साथ में एक एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्यों? क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। तो जब तुम यहाँ ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। और वो जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है वो इसकी वैल्यू होती है 120 किलो जूल पर मोल। मतलब कि एक मोल लिया तुमने इथीन का, एक मोल का मतलब
6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, हाँ, उसी को 1 मोल बोलते हैं। तो 1 मोल लिया, तो 1 मोल को जब तुमने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, तो उसके बाद जो इथीन बना और उसके साथ एनर्जी रिलीज हुआ, उसकी वैल्यू होगी 120 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब तुम ऐसा कंसीडर कर लो कि रेजोनेंस नहीं है ना, मॉलिक्यूल में ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल दिख रहा है, ऐसा कंसीडर कर लो कि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। तो रेजोनेंस नहीं है, तुम बोल सकते हो यार 3 इथीन मॉलिक्यूल है, राइट। तो अगर 3 इथीन मॉलिक्यूल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, 3 इथीन मॉलिक्यूल को 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ जब हमने रिएक्ट किया, 3 मोल ऑफ इथीन मॉलिक्यूल को 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, तो हमें 3 मोल ऑफ इथेन मिला। उसके साथ अब एनर्जी कितना रिलीज होगा, तुम बोले यार एक मॉलिक्यूल के साथ 120 रिलीज हो रहा है, तो 3 के साथ कितना होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 120, ये कितना आया तुम्हारा 360 किलो जूल पर मोल। कितना आया, ये इतना आना चाहिए इन केस देर इज नो रेजोनेंस। ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें कि फिर कोई रेजोनेंस नहीं है, ऐसा मान लो अगर रेजोनेंस नहीं है तो, बट चूंकि होता है रेजोनेंस, तो अगर अभी ऐसा माने कि रेजोनेंस नहीं है तो ये इतना होना चाहिए। बट रियल में जब इस बेंजीन मॉलिक्यूल को रिएक्ट किया गया हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, रियल में जब हमने C6H6, ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, इसको हमने जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो 206 किलो जूल पर मोल आया। अभी देखो हमने हाइपोथेटिकली लिया था, हाइपोथेटिकली हमने कैलकुलेट किया, नोटबुक पे कि भाई ऐसा है कि एक के साथ रिएक्ट करें तो इतना आएगा 120, तो 3 मॉलिक्यूल है इसके अंदर, तो ये बढ़िया। एक्चुअल में तो इस ऐसा स्ट्रक्चर है नहीं। एक्चुअल में जब बेंजीन को लेके जब प्रैक्टिकली जब देखा गया कि भाई प्रैक्टिकली कितना आता है, तो देखा नहीं यार कम आ रहा है 206। ये 206 कम क्यों आया, क्यों, क्योंकि इसमें ये डबल बॉन्ड जो है, जो हमने मान लिया था 3 इथीन है जो फिक्स है अपने पोजीशन पे सारे डबल बॉन्ड, लेकिन ऐसा नहीं होता है बेंजीन में, वो मूव करता रहता है। तो मूव करने की वजह से उसके अंदर स्टेबिलिटी आई, स्टेबिलिटी आने की वजह से जो उसकी एनर्जी डाउन हो गई। अब एनर्जी डाउन होने की वजह से जब तुमने उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेट किया, तो तुम्हारा कम आया। एक्चुअल में देखा गया जब प्रैक्टिकल करके, तो वो कम आया एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो ये कम कितना आया, 360 माइनस 206, ये है तुम्हारा 152 किलो जूल पर मोल। हालांकि 151 आता है, तो मैंने लमसम लिया है। तो बोले यार इतना एनर्जी कम आया, तो एक्सपेरिमेंटल जो है वो कम है, जो थ्योरेटिकल से जो तुमने कैलकुलेट किया, तो वो कम इसलिए आया क्योंकि हम ऐसा हाइपोथेटिकली मान रहे थे कि फिक्स है, बट फिक्स नहीं होता है, घूमता है, घूमने की वजह से रेजोनेंस जनरेट होता है, रेजोनेंस जनरेट होने की वजह से उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इस वजह से कम एनर्जी आता है। और वो कम कितना आया, टोटल 360 माइनस 206, 152। इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। यही एनर्जी जो है बेंजीन में रेजोनेंस एनर्जी होता है। इसी को कई बार किलो कैलोरी में लिखे तो 36 आता है, 36 किलो कैलोरी पर मोल, 36 किलो कैलोरी पर मोल, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी जो रेजोनेंस एनर्जी क्या है, अगर, तो रेजोनेंस एनर्जी ऐसा समझो कि अगर रेजोनेंस ना हो तो कितनी एनर्जी है, माइनस एक्चुअल में रेजोनेंस है तो कितनी एनर्जी है। तो उन दोनों का जब तुम डिफरेंस डिफरेंस करोगे, तो जब भी डिफरेंस करके जो आएगा वो है तुम्हारा रेजोनेंस एनर्जी। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, अभी डिफाइन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग रेजोनेंस एनर्जी का डिफिनीशन एक लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, तो देखो कितना ज्यादा स्टेबल हो रहा है वो रेजोनेंस की वजह से, है? बहुत एनर्जी डाउन हो गई, तो बहुत एनर्जी डाउन होने का मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया वो, इसलिए रेजोनेंस जो है मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। इस वजह से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रेजोनेंस जहां पे पॉसिबल है वो रेजोनेंस शो करते हैं। जरूरी नहीं कि सारे मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करें, हाँ?
उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो अगर कोई पूछे कि भाई रेजोनेंस का मतलब क्या है, कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी, तो बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी इज इज द डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब यार यहाँ पे तुम जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई मॉलिक्यूल है, उसके कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ए बी सी डी, ये उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। हाँ? और उसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसको मान लो वो है तुम्हारा जेड, ये उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो भाई जाहिर सी बात है हाइब्रिड स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। हाँ? सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। तो अब तुम समझो कि इसकी एनर्जी है तुम्हारा एक्स, इसका वाई, अब इसको z लिखेंगे तो दिक्कत होगा, तो एक काम करते हैं स्मॉल में लिखते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, और इसका स्मॉल z। तो ऐसा मान लो किसी ने बताया कि यार ये, अब देखो हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी भी अलग अलग होता है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी अलग होगी, इसकी स्टेबिलिटी अलग, इसकी इसकी अलग, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो सबका अपना अपना एनर्जी डिफरेंस होता है। हाँ, एक भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। तो ऐसा यहाँ पे कंसीडर कर लो कि सारे की एनर्जी अलग अलग है, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है अलग अलग है। तो यानी कि ऐसा मान लो कि ए का सबसे कम है, या जस्ट एक हम कंसीडर कर रहे हैं ए बी सी डी, ऐसा है। तो बोला रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी तो बोलता है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी एनर्जी माइनस जो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब भाई इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है, तो सबसे कम किसकी एनर्जी है, ये ए की। तो ए की एनर्जी कितनी है, ए, ठीक है, सबसे कम है उसकी, हमने ऐसा कंसीडर किया है, तो ये होगा तुम्हारा रेजोनेंस एनर्जी। Resonance energy is a energy difference between the hybrid structure and most stable resonating structure। तो कई बार most stable resonating structure लिखता है, या बोलता है the resonating structure having least energy का भी वही मतलब, least energy मतलब most stable। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा resonating energy। हाँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लो। अब देखो एक और चीज होता है, जैसा मैंने बताया ना कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसमें हर एक स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन होता है, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है, राइट। मैंने बोला कि इन सबको तुम सुपर इम्पोज कर दो तो जो स्ट्रक्चर आता है वो तुम्हारा रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो बोलते हैं कि यार इसका मतलब क्या है कि सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा इस स्ट्रक्चर में, जो रियल स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है। बोलते हैं कि जो जिसका एनर्जी सबसे कम होगा, यानी कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा। तो हर कोई कंट्रीब्यूट करता है रेजोनेंस हाइब्रिड में अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब अगर मान लो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सबसे ज्यादा इससे मैच करेगा। हाँ? और डी मान लो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी मतलब लीस्ट स्टेबल है, तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर सबसे कम इससे मैच करेगा, राइट। तो हर कोई कंट्रीब्यूट करता है, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर स्टेबिलिटी। जिसका जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा वो उतना कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है
इसको मैं रब करता हूं, इसको लिख लूं। अब एक और चीज है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मीन्स मोर स्टेबिलिटी। इसका अब इसको तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो भाई, कि भाई ज्यादा स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मान लो दो मॉलिक्यूल दे दिया ए और बी, बोल रहा है ए जो है 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है, जो बी जो है वो 5 शो कर रहा है, तो बता कौन ज्यादा स्टेबल है? हाँ? तो बोलते हैं यार देखो, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट उतना ज्यादा है, जितना ज्यादा मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा डिस्पर्स होंगे, जितना ज्यादा डिस्पर्स होंगे मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि डिस्पर्स होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन है वो कम हो जाता है। तो इस वजह से बोलते हैं कि मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मींस मोर स्टेबिलिटी। हालांकि एक दो इसके एक्सेप्शन होंगे, जब तुम्हारा एक चीज होता है जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वहां पर आएगा तो थोड़ा चीजें चेंज हो जाएंगी। बट इन जनरल ऐसा मान लो कि मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मींस मोर स्टेबिलिटी। तो ये एक पॉइंट हमेशा याद रखना, राइट? ये आगे भी आएगा, आगे भी जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस का, तो वहां पे भी हम इसके बारे में देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा रेजोनेंस ओवरऑल। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस कौन सा फिनोमिना है, और रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। अब देखो ये तो हो गया। अब इसके बाद जो बुक्स में या कोई भी तुम बुक्स उठाओगे तो वहां पे रूल्स ऑफ रेजोनेंस समझाते हैं कि भाई कोई मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, हाँ, ऐसा कैसा बताया जाएगा बुक में कि अगर रेजोनेंस है मॉलिक्यूल में तो कौन कौन से रूल्स फॉलो करेगा, कौन कौन से रूल्स फॉलो नहीं करेगा, ये सारी चीजें बताएंगे। अब देखो बुक में तो ऐसा है कि रेजोनेंस है तो क्या क्या रूल्स है, बट अगर तुमको यही समझ में नहीं आएगा कि यार कहाँ पे रेजोनेंस है कहाँ पे नहीं है, तो तुम उन रूल को समझने में भी दिक्कत होगी, राइट? तो कई सारे बुक्स में ये तो रूल्स को तो बताया है, लेकिन रेजोनेंस होगा कहाँ कहाँ उसको सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। कि कोई मॉलिक्यूल दिया गया है, तुम उस मॉलिक्यूल को देख के आइडेंटिफाई करो कि यार यहाँ पे रेजोनेंस है या नहीं है। तो जब तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कि यार रेजोनेंस है, तब तुम उन रूल्स को लगा पाओगे। अगर रेजोनेंस तुम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए कि यार रेजोनेंस है या नहीं है, तो तुम उस रूल्स को कैसे बता पाओगे? तो इसलिए हमारा जो ये जो लेक्चर होगा, अभी हम जो सेकंड पार्ट अभी हम पढ़ेंगे इस लेक्चर का, कि वहां पे हम यही फाइंड आउट करेंगे, तुम्हारे लिए प्रैक्टिस भी होगा कि फाइंड आउट करना कि रेजोनेंस कहाँ पर है, और रेजोनेंस है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो अभी हम लोग वही पढ़ेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले यार यही फाइंड आउट कर लो कि रेजोनेंस है कि नहीं है। हाँ, रेजोनेंस है तभी तो हम रूल्स को समझ पाएंगे। तो सेकंड वाला जो लेक्चर होने वाला है हमारा, वो है रूल्स के बारे में। बट आज जो हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे, भाई कहाँ कहाँ रेजोनेंस है। तो पहले लिखते हैं, तो देखो टोटल 6 कंडीशंस होते हैं, 6 ऐसे कंडीशंस होते हैं जहां पे हम बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। हाँ, तो 6 कंडीशंस है, अगर ये होंगे मॉलिक्यूल के अंदर तो वहां पे रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो हमारा जो ये क्या हम इसको लिख सकते हैं, कंडीशन फॉर। अभी देखो इसके पहले मैंने पूरा वीडियो फुल रिकॉर्ड किया था, बट क्या हुआ बीच में ये जो कॉलर माइक है उसकी बैटरी चली गई, तो मुझे आधा वीडियो में आवाज आया और आधा में आया ही नहीं। तो वापस से मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो एनीवे स्टार्ट करते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस। देखो कुल मिला के 6 कंडीशंस है। अगर वो 6 कंडीशंस तुम्हारे मॉलिक्यूल के अंदर है तो तुम बोलोगे कि हाँ ये मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस है, और वो रेजोनेंस तुम ड्रॉ कैसे करोगे उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। तो जो पहला कंडीशन है, हम वन बाय वन एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, इजी है सारा कुछ। पहला जो कंडीशन है वो उसको हम लोग बोलते हैं पाई पाई कॉन्जुगेशन। अब देखो कॉन्जुगेशन क्या, इसके पहले भी डिस्कस किया है। कॉन्जुगेशन का मतलब है, जब कंजुगेशन का मतलब जैसे एक हाईवे, हाईवे पे क्या है, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, राइट? उसी तरह मॉलिक्यूल को भी एक हाईवे समझ लो जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। तो मूवमेंट हो रहा है एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, फिर वापस। तो इस तरह का जब मूवमेंट होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, थ्रू बॉन्ड, बॉन्ड के थ्रू जब मूवमेंट होता है,
ठीक है, वो कौन से बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड जनरली, या पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर, इनका जब मूवमेंट होता है तो उसी मूवमेंट को हम लोग कॉन्जुगेशन बोल देते हैं। तो जो पहला कंडीशन है दैट इज कॉल्ड पाई पाई कॉन्जुगेशन। अब देखो पाई पाई कॉन्जुगेशन में क्या होगा, एक सिंपल हम लोग एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ये 1,3-ब्यूटाडाइइन मॉलिक्यूल है, 1,3-ब्यूटाडाइइन। अब यहाँ पे पाई पाई कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, देखो यहाँ एक पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा है और एक पाई है, फिर यहाँ सिंगल फिर एक पाई, पाई देन एक छोड़कर देन अगेन पाई, ऐसा होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए। एक साथ पाई पाई होगा तो वहां पे नहीं अप्लाई होगा, पाई देन सिंगल देन अगेन पाई, ऐसा कंडीशन होना चाहिए। अब इसको कंसीडर कर लो कि यहाँ पे 4 कार्बन है, हम इसको नंबर दे देते हैं अपने आसानी के लिए, ठीक है, हमें ड्रॉ करने में आसानी होगी, इसलिए मैंने इसको नंबर दे दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो कार्बन 2 और कार्बन 3 है वो दोनों बोलते हैं आपस में कि यार हम लोग बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, हम बॉन्ड बनाते हैं डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन 3 फॉर एग्जांपल कार्बन 3 बोलेगा कि यार बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन 2 से, तो कार्बन 2 बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन 1 से लेकर आता हूं। कार्बन 1 के साथ जो मैंने पाई बॉन्ड बनाया है, ठीक है, वो जो डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है, उस पाई बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन मैं लेकर आता हूं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन से हम आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब अगर ऐसा होगा तो ये कार्बन बोलेगा यार ऑलरेडी मेरे पास भी 4 बॉन्ड है, तो मैं 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता क्योंकि मैं कार्बन हूं, तो मुझे एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। अब वो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, जनरली पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है लूजली हेल्ड होता है, एटम उसको उतना टाइटली बॉन्डेड नहीं रखता आपस में, तो वो बोलता है कि ठीक है मैं अपना एक काम करता हूं, मैं अपना पाई बॉन्ड ब्रेक कर देता हूं, एक बॉन्ड ब्रेक कर देता हूं, चूंकि तुम इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा हो, सिंस यू आर गेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन 1, तो मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो मैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन 4 को दे रहा हूं, उस बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। तो इस तरह से अब देखो CH2 जो पहला कार्बन है उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया गया, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक किस कार्बन का था, एक किस कार्बन का, तो ये सेकंड कार्बन ने खुद का तो इलेक्ट्रॉन लिया ही, साथ में फर्स्ट कार्बन का भी ले लिया, इसलिए जब किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, ये हुआ पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे ये बीच में डबल बॉन्ड बन गया CH। अब जब ये CH जो थर्ड कार्बन है उसने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन आगे भेज दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन 3 का था, एक कार्बन 4 का, हाँ, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो आपस में क्या शेयरिंग से बनता है, तो एक इस कार्बन का था, एक इस कार्बन का, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आगे दे दिया, तो इस कार्बन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, कौन सा, कार्बन 4 पे, तो वहां पे हम बोलेंगे निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज का मतलब उसमें से हालांकि 2 इलेक्ट्रॉन है बट एक इलेक्ट्रॉन खुद के कार्बन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए उसको माइनस चार्ज बोल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस चार्ज है बट है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और एक कार्बन के ऊपर निगेटिव, तो ये ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। पहले भी न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था, अभी भी न्यूट्रल है, अभी भी कोई चार्ज नहीं है, चार्ज है बट ओवरऑल जो चार्ज है वो प्लस माइनस मिला के 0 हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये इस तरह से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अभी देखो जैसा कि 1 2 3 4 में जैसे तुमने देखा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे आगे की तरफ हो रहा है, सेम पीछे भी हो सकता था, जैसे सेकंड ने फर्स्ट से लेके थर्ड को दिया और थर्ड ने अपना फोर्थ को दिया, उल्टा भी हो सकता था, क्या ये फोर्थ वाला इधर से ले एंड देन ये इधर जाए, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता था। तो वहां पे उल्टा हो जाता, ये इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता और CH डबल बॉन्ड CH और जो फोर्थ कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक तो ये खुद और बाकी के ये 2। तो यहाँ पे भी ओवरऑल जो चार्ज है वो न्यूट्रल है, यहाँ पे भी ओवरऑल चार्ज जो है न्यूट्रल है और यहाँ पे भी ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल है। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जब पाई पाई कॉन्जुगेशन होगा तो हम इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं।
तो ये एक एग्जाम्पल हुआ जो सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसके अलावा हम और सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया जिसमें सारे जो एटम्स हैं वो सारे के सारे कार्बन है, सारे कार्बन है, इसमें कोई भी दूसरा एटम नहीं आया। अभी हम ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें कार्बन के अलावा भी कोई दूसरा एटम होगा। तो मैं इसको रब करता हूं। अभी देखो, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जब कार्बन के अलावा दूसरे एटम, फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और यहां पे H बना लो, ठीक है। यहां पे एक ये एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड में एक डबल बॉन्ड भी है। अब देखो यहां पे भी एक पाई बॉन्ड, देन सिग्मा, देन अगेन पाई, तो यहां पे भी पॉसिबल है, यहां पे भी पॉसिबल है। तो यहां पे भी क्या होगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन ये घूम के इधर जाएंगे और इनके बीच में आपस में बॉन्ड बनेगा। तो ये कार्बन बोलेगा यार 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, 4 ऑलरेडी है, तो एक उसको पुश कर देते हैं ऑक्सीजन के पास। तो यहां पर CH2 CH, अब यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहां पे इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया। यहां पे CH और यहां पे O के ऊपर एक निगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने लिया, उस बॉन्ड को ब्रेक करके लिया। तो यहां पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो फॉर्म हो गया। अभी देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जैसा आगे की तरफ मूवमेंट हुआ है, पीछे भी मूवमेंट हो सकता था, ऐसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे भी पॉसिबल है, राइट। बट इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत वो है कि ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो वो इलेक्ट्रॉन जनरली देता नहीं, हमेशा अपनी तरफ पुल करता है, वो पुश नहीं करता है। तो उस तरह का जो रेजोनेंस है वो भी पॉसिबल होगा। CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CO प्लस यहां पे H बना लो, तो ये भी पॉसिबल है, बट इसकी पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम है, रेयर है। क्यों? क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन जनरली नहीं देता है। और एक रूल है कि हमेशा जब हम रेजोनेंस के रूल पढ़ेंगे तो उस रूल में एक ये भी है कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है वो हमेशा कोशिश करता है कि उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। तो यहां पे निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ना जाके कार्बन के ऊपर गया है, तो ये फेवरेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि ये पॉसिबल है, बट इसकी पॉसिबिलिटी लीस्ट है, ये जो है इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो इस तरह का जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो वहां पे हमें ये सब भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये हो गया एक सेकंड एग्जांपल। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं। इसके अलावा और भी बहुत एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि यहां पे मैंने ऑक्सीजन ड्रॉ किया है, हो सकता है वहां पे नाइट्रोजन भी हो, तो वहां पे भी पॉसिबल है। अब देखो यहां पे क्या हो सकता है, एक एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो यहां पे पाई बॉन्ड, देन सिग्मा, देन अगेन पाई, तो अल्टरनेट है ऐसे, पाई पाई कॉन्जुगेशन यहां पे भी पॉसिबल है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि देखो यहां पे 2 पाई बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, इसका मतलब एक सिग्मा है, 2 पाई। तो ऐसा नहीं है कि 2 पाई है तो दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे रेजोनेंस में, एक टाइम पे एक ही इन्वॉल्व होता है। तो यहां पे भले 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन तुम्हें कंसीडर एक ही करना है जब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये इधर शिफ्ट होगा और ये नाइट्रोजन की तरफ। तो यही मोड जो तुम्हारा फेवरेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो यही होगा, क्योंकि नाइट्रोजन भी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो इसका क्या होगा, CH2 प्लस एंड देन CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N माइनस। तो 3 में से एक बॉन्ड जो है ब्रेक हुआ और उसके दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो यहां पे एक चीज हमेशा ध्यान देना कि जब भी हम ये एरोज बनाते हैं, कौन सा, ये जब हम रेजोनेंस में जब एरोज बनाते हैं तो हम हमेशा वो दिखाते हैं कि यार इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो रहे हैं, बाकी का हमको लेना देना नहीं है। हमें हमेशा यही देना है, ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किधर हो रहा है, उस शिफ्टिंग की तरफ हम हमेशा एरो को दिखाते हैं, ठीक है। हमेशा कभी चार्ज पे ध्यान मत देना,
चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज में भी इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे भी हम वहां ध्यान देंगे कि जिधर निगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है उधर हमें एरो बनाना है। आगे आने वाले एग्जांपल्स में हमें देखने को मिलेगा। तो ये हो गया तुम्हारा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब नाइट्राइल ग्रुप लगा हो तो सी ट्रिपल बॉन्ड एन। तो ये हमारा पहला कंडीशन था। इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा कॉमन मिलेगा तुमको, वो है निगेटिव चार्ज एंड पाई कॉन्जुगेशन। देखो इसका मतलब क्या है, निगेटिव चार्ज मतलब जैसे कि मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है CH2CH CH2 माइनस। ये देखो यहां पर क्या है, ये जो कार्बन होता है जो डबल बॉन्डेड कार्बन से बॉन्डेड होता है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है तो इसको विनाइल कार्बन बोलते हैं। और ये जो बॉन्ड है, ये जो कार्बन है जो sp2 कार्बन, अभी देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, तो sp2 कार्बन से बॉन्डेड जो कार्बन होता है उसको हम लोग हमेशा अलाइल बोलते हैं, अलाइल कार्बन। तो ये अलाइल कार्बन है। अब अलाइल कार्बन पे निगेटिव चार्ज है तो ये कार्बन आयन है, तो इसको अलाइल कार्बन आयन भी बोल सकते हैं। इस पूरे ग्रुप को अलाइल कार्बन आयन है, ठीक है। तो अगर अलाइल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको अलाइल कार्बोकेटायन बोलते हैं, इसको अलाइल कार्बन आयन बोल देंगे। अगर तुम्हारा वहां पे रेडिकल होगा तो अलाइल रेडिकल बोल देंगे, अलाइल कार्बन रेडिकल। तो इस तरह की चीजें होती है। तो ये कॉमन नोमेनक्लेचर है जो तुम्हें बार बार सुनने को मिलेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, रेजोनेंस देखते हैं। तो यहाँ पे अलाइल कार्बन पे एक निगेटिव चार्ज है। अब देखो यहाँ पे रेजोनेंस कैसे हो सकता है और रेजोनेंस क्यों होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि कोई भी मॉलिक्यूल में जब निगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये क्या होते हैं कहीं एक जगह फिक्स रहेंगे तो मॉलिक्यूल में रिपल्शन बढ़ता है। उस जगह पे लोकलाइज्ड हो गए, एक जगह पे फिक्स हो गए तो वहां आपस में रिपल्शन बढ़ता है, और रिपल्शन बढ़ने की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी डाउन हो जाती है। तो हर कोई चाहता है कि यार स्टेबिलिटी बढ़े, तो कैसे बढ़ेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अभी देखो कैसे मूव करेगा, निगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रहा होगा, दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक खुद के कार्बन का और एक जो उसने बॉन्ड ब्रेक किया होगा तो उसका भी ले लिया होगा उसने। तो यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है यानी दो इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये थर्ड कार्बन सेकंड कार्बन को बोलता है कि यार मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है, जो कि बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए और दो मेरे पास है, मैं दोनों इलेक्ट्रॉन तुमको देता हूं और आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये सेकंड कार्बन बोलता है ठीक है बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी चार बॉन्ड है, दो इधर है एक तुम्हारे साथ है एक हाइड्रोजन के साथ, चार बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड ब्रेक करना होगा। तो ब्रेक करना कौन सा इजी है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड को मैं ब्रेक कर लूंगा, और चूंकि तुम इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हो तो मुझे उन इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, तो मैं उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन 1 पे भेज दूंगा, उसको दे दूंगा। तो यहां पे क्या होगा, अब इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हाँ, तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक खुद का तो था और एक उसने सेकंड से लिया। अब यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से तुम्हारा रेजोनेंस फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे देखो जो निगेटिव चार्जेस 3 कार्बन पे था अब वो फर्स्ट कार्बन पे आ गया, मतलब निगेटिव चार्ज अभी एक जगह फिक्स नहीं है। हाँ, वो क्या हो रहा है, वो आपस में कॉन्जुगेशन में इन तीनों कार्बन के बीच में क्या है, कॉन्जुगेशन में वो घूम रहा है। उसी तरह ये पाई बॉन्ड भी जो कि अभी यहां पे था वो अब यहां चला गया। तो ये क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, फिक्स नहीं है, लोकलाइज नहीं, डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड का मतलब घूमना, लोकलाइज मतलब फिक्स होना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है या बॉन्ड जो है डीलोकलाइज्ड है। तो इस वजह से भी यहाँ पे मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, और यहाँ पे ये तुम्हारा एक रेजोनेंस की वजह से हुआ। तो ये एक सेकंड कंडीशन है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ कार्बन के लिए बनाया है, अभी हम इसके लिए और भी कंडीशंस दे सकते हैं, ठीक है। पहले इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि और कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिसमें रेजोनेंस होगा, इस टाइप का रेजोनेंस, निगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। तो ये तुम्हारा सेकंड है, सेकंड कंडीशन। तो इसको मैं हटाता हूं। अब देखो और क्या हो सकता है, एक अगर तुम्हारा ऐसा हो कुछ
CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस, ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो यहां पे भी सेम कंडीशन, ये यहां पर जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को देगा ऑक्सीजन, और ये जो है ये इधर चला जाएगा। अब कोई पूछ सकता है कि यार इसके पहले मैंने डिस्कस किया, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, देता है, वो अपनी तरफ पुल करता है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आगे सेंड कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये इसके ऊपर फिक्स्ड है, तो लोकलाइज्ड ऑक्सीजन के ऊपर, तो उसको अनस्टेबल बनाएगा। दूसरी बात, वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसका नहीं है, उसने कहीं से बॉन्ड ब्रेक करके किसी और से लिया होगा, इसलिए वो नहीं चाहता कि उसके ऊपर वो निगेटिव चार्ज हमेशा रहे। अगर रहेगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगी, घट जाएगी, इसलिए वो उसको मूव कराना चाहेगा। तो यहाँ पे इस तरह से तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड O। तो ये हो गया तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देख सकते हो कि निगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, और डबल बॉन्ड भी यहां से यहां चला गया, तो ये भी डीलोकलाइज हो रहे हैं और कॉन्जुगेशन में है सारे के सारे। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये ओवरऑल इस पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी ओवरऑल -1 चार्ज है। और एक चीज हमेशा तुम ध्यान दोगे, वो ये है कि कभी भी देखो कहीं पे भी एटम का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कार्बन उठ के कहीं चला गया। रेजोनेंस में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एटम का मूवमेंट नहीं होता है, जो भी मूवमेंट हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ये देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का, और ये भी तुम्हारा निगेटिव चार्ज है, वो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अभी जैसे ये इलेक्ट्रॉन, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, वो भी पाई बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो वो भी, उसको भी हम पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। तो हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता रहता है। तो एक ये एग्जांपल हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि एक NH माइनस, नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज, तो यहां पे भी सेम हो सकता है, इसको भी तुम ड्रॉ कर सकते हो। ये तो यहां पे भी इस तरह से रेजोनेंस हो सकता है। तो जब भी तुम्हें ऐसा देखे कि डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड कोई ऐसा एटम है जिसपे निगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब समझ जाना कि वहां पे रेजोनेंस है। तो ये तो एग्जांपल हो गया जब हम लोग एलिफेटिक सिस्टम में पढ़ रहे हैं। अभी हम एरोमेटिक सिस्टम में देखेंगे, इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो देखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो तुम लोग को ये प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तब जाके आसानी होगी तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में। और एक बार तुमने स्टार्ट कर लिया उसको अच्छे से ड्रॉ करना, तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आने वाले किसी भी चैप्टर्स में, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब देखो, और अगर हम लोग एरोमेटिक सिस्टम देखें, तो मैं एक जैसे इसका बनाता हूं, CH2 माइनस। देखो यहां पे भी सेम कंडीशन है, निगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, और बगल में डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड है, मतलब यहां पे भी। अब यहां पे देखो, उस वाले केस में हम उसको अलाइलिक कार्बन बोल रहे थे, इस केस को, जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ था। यहां पे जो डबल बॉन्डेड कार्बन, अब चूंकि ये पूरे कार्बन बेंजीन बेंजीन रिंग के हिस्से हैं, इस वजह से अब इस कार्बन को अलाइलिक की जगह हम लोग बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। तो अब इस वजह से इसको बेंजाइलिक कार्बेनायन बोल देते हैं, इस पूरे सिस्टम को बेंजाइलिक कार्बेनायन, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बन पे क्या है, तुम्हारा निगेटिव चार्ज है, तो बेंजाइलिक कार्बेनायन है ये। तो ये कार्बन है, इस वजह से ये पूरा सिस्टम बेंजाइलिक कार्बेनायन बोलेंगे। अब देखो यहां पे इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो यहां पे ये इस कार्बन से बोलेगा, इसको फर्स्ट कार्बन अगर बोल दें, फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फर्स्ट कार्बन से बोलेगा ये वाला कार्बन कि भाई हम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो फर्स्ट कार्बन बोलेगा हमने बॉन्ड तो बना लिया आपके साथ, बट ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है यार, उसको ब्रेक करना पड़ेगा, उस सेकंड को भेज देते हैं, तो वो सेकंड के पास चला जाएगा, तो सेकंड के पास आ जाएगा निगेटिव चार्ज। देखो अगर ड्रॉ करने में मुश्किल हो तो एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा जो रिलेशन होता है वो 1-3 का होता है। मतलब जो वन कार्बन, अगर इसको फर्स्ट कार्बन मानो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो फर्स्ट और 3 का सेम जैसा होता है। अगर फर्स्ट पे निगेटिव चार्ज है तो नेक्स्ट में थर्ड पे दिखेगा, बीच वाले पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है।
क्योंकि उसने एक तरफ से डबल बॉन्ड लिया और दूसरी तरफ दे दिया, तो मैं बीच वाला हूं, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर से निगेटिव चार्ज लेके मैंने इसको दे दिया, तो यहाँ पे देखो इस पे निगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बोलेगा यार ठीक है मेरे पे निगेटिव चार्ज है लेकिन मेरे बगल में फिर से डबल बॉन्ड है, तो अगेन इन दो कार्बन के बीच में आपस में बॉन्ड बनेगा। तो इसलिए मैं एरो जो है इस बॉन्ड के पास दिखा रहा हूं, क्योंकि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन दो कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए मैं इन दोनों बॉन्ड के बीच में इस एरो को ड्रॉ किया। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे बॉन्ड आया। अब ये बॉन्ड आया तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन बोलेगा यार ठीक है हम आपस में बॉन्ड तो बना रहे हैं, बट मेरा जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करके मैं नेक्स्ट कार्बन पे भेज दे रहा हूं, तो यानी कि ये बाकी का सब एज इट इज रहेगा। अब देखो इसको फर्स्ट कार्बन मानो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जो फर्स्ट पे था सेकंड को कोई फर्क नहीं पड़ा, थर्ड पे चला गया, थर्ड पे निगेटिव आ गया। अब सेम कंडीशन यहां पर है, ये आपस में बोलेगा ये कार्बन इस कार्बन से कि यार आपस में हम बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बॉन्ड बनेगा, तो ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होके इस कार्बन पर आ जाएगा, तो यहां पे भी निगेटिव चार्ज इधर आया, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो ऐसा, अब ये निगेटिव चार्ज आया इस कार्बन पे, तो अब ये जो कार्बन है और ये कार्बन आपस में ये बॉन्ड बनाएंगे इन दो इलेक्ट्रॉन्स को लेके, तो ये जो कार्बन है वो बोलेगा ठीक है मैं एक बॉन्ड ब्रेक करता हूं, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करूंगा और ये पाई बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे सेंड कर दूंगा। तो इस तरह से यहां पे एक और स्ट्रक्चर बना तुम्हारा, इस तरह से। अब तुम यहां पे देखो टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं फर्स्ट एंड फिफ्थ वाला सेम है, बट एक्चुअली में सेम नहीं है। यहां पर ये मिस्टेक हो गया, ये निगेटिव चार्ज ऊपर वापस, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बना और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके वापस ऊपर चले गए, निगेटिव चार्ज। अब देखो यहां पर क्या है कि पहला और आखिरी वाला ये पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो फर्स्ट एंड फिफ्थ में कोई भी डिफरेंस तुम बोलोगे कि नहीं है, बट है, डिफरेंस है। क्यों? डबल बॉन्ड के पोजीशन में। यहां पे देखो 1 और 2 के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो यहां पे नहीं है, वो 2 और 3 के बीच में हो गया है। तो यहां पे जहां डबल बॉन्ड था वो सिंगल हो चुका है, जहां सिंगल था वो डबल हो चुका है, तो इसलिए पहले और फिफ्थ में भी डिफरेंस है। बाकी का सेकंड थर्ड फोर्थ में निगेटिव चार्ज जस्ट रोटेट हो रहा है रिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा निगेटिव पाई कॉन्जुगेशन इन एरोमेटिक सिस्टम। सेम चीज जो है तुम लोग इसमें भी ड्रॉ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। अगर ऑक्सीजन है यहां पर और O माइनस है तो क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं एक हिंट दे देता हूं, तो यहां पर ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है तो इधर दोनों कार्बन को कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये ऐसा हो गया, और ये जो बॉन्ड है ब्रेक होके इस कार्बन पे चला जाएगा, तो यहां पे आएगा निगेटिव चार्ज। तो इस तरह से पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर वापस से ऐसे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टोटल फॉर्म करेंगे। तो ये तुम प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हो। तो ये फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन के अंदर किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। उसी तरह यहाँ पे O माइनस की जगह NH माइनस भी हो सकता था, देन वहां पे भी इसी तरह से ड्रॉ होगा। तो ये सारी चीजें काम बहुत ज्यादा आएंगी हमें आने वाले चैप्टर्स में, जब एरोमेटिक सिस्टम के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन हो गया, तो अभी थर्ड फोर्थ पढ़ने में हमें थोड़ा आसानी होगा, क्योंकि यहीं पे हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया और हमें एक हिंट मिल गया कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हमने निगेटिव चार्ज और पाई कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ा, उसी तरह हम पॉजिटिव चार्ज और पाई कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा थर्ड होगा, थर्ड कंडीशन है पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो ये तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस है। प्लस का मतलब यहां में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसने किसी के साथ बॉन्ड ब्रेक किया होगा
और जिसके साथ बॉन्ड ब्रेक किया होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया होगा, जो इनके बीच में आपस में बॉन्डिंग रही होगी। ये कार्बोकैटायन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है पुराने लेक्चर्स में, जब हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो अभी हमें वहां नहीं जाना है। तो कार्बन पे प्लस चार्ज मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये चाहेगा नहीं कि यार, मैंने जैसे पहले डिस्कस किया था, कोई नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, फिक्स्ड है, तो वो चाहेगा कि इसको घुमाएं। कैसे घुमाएंगे देखो, चलो हम भी घुमाते हैं इसको। तो यहाँ पे पहला, सेकंड, थर्ड, तो सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन आपस में बॉन्ड बनाना चाहेंगे ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज चला जाए। तो इस सेकंड कार्बन क्या बोलेगा कि मैं पहले कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आता हूं ताकि मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड बना सकूं। मेरे पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं जो फर्स्ट के साथ बना रहा था मैं तुम्हारे साथ बनाऊंगा। तो ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आया, CH डबल बॉन्ड CH2। पॉजिटिव चार्ज इसके पास क्यों आया? क्योंकि यार इसका ये दोनों इलेक्ट्रॉन, दो में से एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का ही था, तो तुम किसी का इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से तुम्हारा रेजोनेंस तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे भी देखो हमेशा 1 और 3 के बीच में रिलेशन होता है, जो पहले कार्बन पे था वो थर्ड पे होता है, जो थर्ड पे रहता है पहले पे, यानी कि इसके ऊपर जो है 1 2 3, तो जो फर्स्ट पे प्लस चार्ज है अभी वो थर्ड पे, यानी कि यहां पर आ गया। तो इस तरह से तुम देख सकते हो, ये देखने के लिए कि तुम जो ड्रॉ कर रहे हो वो करेक्ट है या नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, और पाई कॉन्जुगेशन, यहाँ पे पाई है, पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। तो ये तुम्हारा अलाइलिक कार्बोकैटायन है, उसमें तुमने देख लिया। ठीक है, अलाइलिक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अलाइलिक कार्बन क्यों? क्योंकि वो sp2 कार्बन से बॉन्डेड है, इसलिए उसको अलाइलिक कार्बोकैटायन। तो ये हो गया तुम्हारा नंबर नॉर्मली जो एलिफेटिक सिस्टम के अंदर। अभी हम लोग एरोमेटिक सिस्टम में वापस से जाएंगे, तो ये तुम इसको ड्रॉ कर सकते हो, एंड देन अगेन हम लोग एरोमेटिक में देखते हैं। अभी एरोमेटिक में क्या रहेगा कि बेंजाइलिक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये तुम्हारा CH2 प्लस, ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। अब यार यहां पे नंबरिंग कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ये 7th कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन जो है 7th कार्बन से, ये जो 7th कार्बन है उसको बोलता है यार मेरे पास नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड बनाओ मेरे साथ। तो ये उसके साथ ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई बॉन्ड है उसको लेके आपस में बॉन्ड बना लेता है। तो एरो मैंने उस तरफ ड्रॉ किया जिधर ये पाई बॉन्ड जा रहा है। तो यहां पे आपस में बॉन्ड बन गया, बट चूंकि सेकेंड कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया गया, जो 7th और 2 के बीच में जो इलेक्ट्रॉन था वो लिया गया, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहां पर तुम्हारा आ गया। बाकी का एज इट इज रखेंगे, बाकी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब यहां पे देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, देन अगेन बगल में डबल बॉन्ड, तो यहां पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है, सेम कंडीशन है वापस से। तो यहां पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे इधर, मतलब इनके बीच में आपस में बॉन्ड बनाने के लिए। तो हमने यहां पे उसको बना लिया, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज देखो 1 3 का रिलेशन है, 1 2 3 कार्बन, तो 1 पे जो था अब वो 3 पे चला गया यहां पे। तो ये तुम्हें आसानी होगी जब तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ये देखने के लिए करेक्ट है कि नहीं। देन अगेन हम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये जो है मूव होके यहां आ गया, तो इस पे आ गया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया CH2, एंड देन लास्ट स्ट्रक्चर। लास्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे आपस में बॉन्ड बनाने के लिए, तो वापस से कार्बन जहां से लिया गया था वापस से ले लिया गया, जहां पे दिया था ये इलेक्ट्रॉन वापस से वहां से ले लिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड, बाकी का एज इट इज। तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पहला और लास्ट वाला जो है सेम दिखेगा, बट सेम नहीं है, बिकॉज उसमें डबल बॉन्ड के पोजीशन में जो रिंग के अंदर है वो चेंज हो गई है।
बाकी का जो बच्चे जानते होंगे, जिन्होंने पहले पढ़ा होगा, ऑर्थो पैरा एंड मेटा पोजीशन जो होते हैं, चीज हमेशा ध्यान देना कि कभी भी जो भी चार्ज रहता है वो ऑर्थो एंड पैरा पे ही रोटेट होता रहता है। अब ये ऑर्थो पैरा क्या है वो आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे देख लो ये ऑर्थो पैरा होता है, ये बगल वाला, देन ये वाला पैरा होता है, एंड देन अगेन ये ऑर्थो। तो ये दोनों ऑर्थो होते हैं, ये पैरा और ये दोनों मेटा। तो तुम हमेशा से देखोगे कि जो भी चार्ज का रोटेशन होगा वो हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पे, मेटा जो रहता है, ये जो दोनों हमेशा ये अनअफेक्टेड रहते हैं, इन पे कुछ भी नहीं होता है, कभी कोई चार्ज नहीं आता है मेटा पे। तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में कि ऑर्थो पैरा क्या होता है, जब हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। अब इसके बाद हम देखेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कॉन्जुगेशन। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री रेडिकल को ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल एक इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर है, इसलिए उसको जनरली ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वो तुम्हारा चौथा होगा, ये फोर्थ हो गया तुम्हारा ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कॉन्जुगेशन। सेम कंडीशन वापस से लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, देन अगेन CH2 डॉट। अब ये डॉट कैसे आया होगा, मान लो कोई कार्बन है, उसमें बॉन्ड ब्रेक हुआ, मान लो कोई एटम के साथ बॉन्ड ब्रेक हुआ और ऐसा ब्रेक हुआ कि दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, तो कार्बन के ऊपर एक डॉट आ गया, एक्स के ऊपर भी एक डॉट आएगा। तो जब होमोलिटिक क्लीवेज होता है, मतलब बॉन्ड ऐसा ब्रेक हो कि दोनों के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। तो ये फ्री रेडिकल एक तरह से, तो इसके बारे में भी हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में पढ़ा है। तो अभी आप देखो यहाँ पे क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो एक कार्बन, इसको फर्स्ट बोल दो, जो फर्स्ट कार्बन है वो बोलता है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, सेकंड कार्बन से बोलता है कि बॉन्ड बनाते हैं, सेकंड बोलता है ठीक है तुम्हारे पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, यानी तुम हमें बॉन्ड बनाने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक है अवेलेबल। तो क्या होगा यहाँ पे, जब बॉन्ड ब्रेक होगा ये पाई बॉन्ड, तो उसका इलेक्ट्रॉन जो कार्बन सेकंड है वो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन 3 को बोलेगा तुम अपने पास रखो। तो यहाँ पे कार्बन जो 3 है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बाकी का ये जो इलेक्ट्रॉन है आपस में बॉन्ड बनाने में काम आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। तो ये दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन गया आपस में। तो यही देखो यहाँ पे भी सेम है, जो फर्स्ट पे था डॉट, अभी वो थर्ड पे आ गया, 1-3 का रिलेशन होता है हमेशा ऐसा। तो ये इस तरह से फ्री रेडिकल जो अगर फॉर्म हो रहे हैं और वहां पे बगल में पाई बॉन्ड है तो वहां पे भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। तो ये तुम्हारा ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कॉन्जुगेशन हो गया। तो ये सिर्फ तुम इसमें नहीं, यहाँ पे बेंजाइलिक सिस्टम में भी हम लोग देख सकते हैं। ये तुम्हारा बेंजाइलिक सिस्टम में CH2 डॉट, यहां पे भी सेम होगा, ये कार्बन है, डॉट बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो यहां पे भी रेजोनेंस होगा। तो यहां पे भी रेजोनेंस कैसा होगा, यार बोलेगा कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तुम एक इलेक्ट्रॉन लो, हम आपस में इन दो इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बना लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहीं पे रहने दो। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का आपस में बॉन्ड बन गया, मतलब वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बन गया इन दो कार्बन के बीच में। तो अब यहाँ पे डॉट आ गया। अब सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि यहाँ डॉट है, बगल में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन होगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके आपस में बॉन्ड बना लेंगे उन दो कार्बन के बीच में, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे छूट जाएगा, बाकी का एज इट इज। ओके, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, देन अगेन यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन मिलके आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं छुप जाएगा, फ्री रेडिकल के फॉर्म में रह जाएगा इधर। तो इस तरह से 4 बन गए। अब यहां पे देखो ये फ्री रेडिकल, यहाँ पे बगल में डबल बॉन्ड, इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो यहां पे भी आपस में ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर रह गया। तो यहां पे वापस से CH
2 डॉट। तो यहां पे भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, 1 2 3 4 एंड 5। पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पहला और पांचवा सेम दिखेगा, बट सेम नहीं है क्योंकि उनके डबल बॉन्ड के पोजीशन में डिफरेंस है। बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ में ऑर्थो, देन पैरा, देन अगेन ऑर्थो, ये साइकिल हमेशा चलता है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो ऑर्थो पैरा ऑर्थो। बाकी मेटा वाला जो पोजीशन रहता है, ये दोनों पोजीशन पे कोई चेंजेस नहीं आता है किसी भी स्ट्रक्चर्स में। तो इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ही जैसे दिखेंगे। जब तुम कार्बोकेटायन, कार्बन आयन या फ्री रेडिकल लोगे तो हमेशा एक ही जैसे दिखेगा। तो कई बार तुमको अगर देखना हो कि यार मैंने सही बनाया है कि नहीं, तो ये चेक करने के लिए तुम्हें क्या देखना है कि पहला और आखिरी सेम दिखना चाहिए, बस डबल बॉन्ड का पोजीशन में डिफरेंस होना चाहिए। अगर ऐसा है तो करेक्ट है, पहला और आखिरी। सेकंड थर्ड फोर्थ में क्या होना चाहिए, सेकंड में ऑर्थो पे चार्ज होना चाहिए या फ्री रेडिकल होना चाहिए, थर्ड में तो ये साइकिल रहेगा, ऑर्थो पे देन पैरा पे देन अगेन ऑर्थो। तो ये तीन में ऐसा रहेगा, बाकी एज इट इज सेम रहेंगे। तो इस तरह से तुम देख सकते हो कि पहला आखिरी सेम होना चाहिए और सेकंड थर्ड फोर्थ में ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे तुम्हारा चेंजेस होगा, जो भी चेंजेस होगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे निगेटिव चार्ज हो, चाहे फ्री रेडिकल हो। तो ये हो गया तुम्हारा फोर्थ वाला। अब इसके बाद दो और बच्चे हैं जिसमें से एक बहुत कॉमन है और एक बहुत अनकॉमन है, तुम दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये हो गया, मैं इसको हटा देता हूं। देखो, जब भी फ्री रेडिकल दिखेगा तुम्हें तो जनरली सिर्फ कार्बन पे दिखेगा, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन पे ही रेडिकल पॉसिबल है। दूसरे एटम्स जो है हेटेरो एटम्स, वहां पे भी हो सकते हैं, बट इन जनरली तुम्हें हमेशा जो तुम्हारा पूरा सिलेबस है वहां पे सिर्फ कार्बन फ्री रेडिकल्स के बारे में ही तुम्हें देखना है। तो अभी पांचवा हम देखते हैं, पांचवा वाला क्या कंडीशन होगा। वो है तुम्हारा लोन पेयर, लोन पेयर और पाई कॉन्जुगेशन। लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन, देखो इसका मतलब क्या है। मान लो वापस से एक डबल बॉन्ड ले लो, मतलब पाई बॉन्ड, एंड देन उससे जुड़ा हुआ कोई ऐसा एटम, फॉर एग्जांपल OH, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर होता है। हालांकि उसके पास दो लोन पेयर होता है, लेकिन रेजोनेंस में ऐसा नहीं कि दो लोन पेयर है, तीन लोन पेयर है, चार लोन पेयर है तो सब यूज होंगे, नहीं, एक टाइम पे एक ही यूज होगा, बाकी एज इट इज वैसे ही पड़ा रहेगा वहां पे। ठीक है, तो लोन पेयर होता है। लोन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन है उसके उसके लास्ट शेल में, उसका जो वैलेंस शेल है उसमें ऐसे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, दो दो के पेयर में। ठीक है, तो लोन पेयर जो है वो बोलेगा कि यार यहाँ पे मैं चाहता हूं कि मेरे, ऑक्सीजन बोलेगा यार मैं चाहूंगा कि मेरे पास चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो मैं उसको यूज करके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता हूं। बोलेगा इस कार्बन को नाम दे देते हैं फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट कार्बन को बोलते हैं कि यार मैं इलेक्ट्रॉन देता हूं, तुम चिंता मत करो, मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन लेके आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ये कार्बन बोलेगा ठीक है, तो मेरे को एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 4 बॉन्ड है, 1 2 3, और एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड ब्रेक करना होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और चूंकि तुम इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हो तो उसका मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो बॉन्ड ब्रेक करके मैं दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दूंगा सेकंड कार्बन के पास। तो इस तरह से तुम्हारा रेजोनेंस में क्या हुआ, CH2 माइनस हुआ यहां पे, और ये CH डबल बॉन्ड OH। अब देखो यहां पे क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन, अगर ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज है मतलब उसने किसी और से इलेक्ट्रॉन लिया, निगेटिव चार्ज मतलब मैंने कहीं से लिया है और मैं वो किसी को दे रहा हूं, तो मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने किसी से लिया, किसी दे दिया। बट यहां पे क्या है, मैं खुद का इलेक्ट्रॉन, जो मेरा लोन पेयर था, जब मैं इलेक्ट्रॉन किसी को दूंगा खुद का, तो मेरे पर जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, बाकी का एक लोन पेयर एज इट इज रहेगा। तो जब तुम खुद का इलेक्ट्रॉन किसी को दोगे तो तुम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब तुम किसी और का इलेक्ट्रॉन लोगे तो तुम पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो ये रूल है। तो यहां पे उसने इलेक्ट्रॉन दिया कहां पे, इस कार्बन को बॉन्ड बनाने के लिए, तो एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे ओवरऑल अगर पूछा जाए कि भाई चार्ज क्या है, तो प्लस और माइनस मिला के 0, क्या है, न्यूट्रल है। यहां पे भी न्यूट्रल, यहां पे भी न्यूट्रल। तो इस तरह से यहां पे भी रेजोनेंस हो सकता है। तो ये वापस यहां आएगा और देन अगेन ये ब्रेक होके वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऐसा चलता रहेगा। तो इस तरह का जो है बड़ा कॉमन है, ये सिर्फ
ऐसा तुम्हारा अल्कोहल में ही नहीं, अमीन्स में भी हो सकता है। अगर मान लो यहाँ पे कोई भी ऐसा एटम जिसके पास लोन पेयर हो, जैसे ये NH2 हो गया, ठीक है। क्लोरीन भी हो सकता है यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH, Cl भी हो सकता है। तो क्लोरीन के पास भी 3-3 लोन पेयर है, हालांकि 3 हो 4 हो कोई मतलब नहीं है, इन्वॉल्व हमेशा एक ही होगा, एक ही यूज होगा। तो ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो सकता है। और अगर मान लो फॉर एग्जांपल सल्फर है, वहां पे भी हो सकता है, ब्रोमीन है, वहां पे भी हो सकता है। तो जो भी ऐसे एटम दिखे जिसके पास लोन पेयर है, अगर और वो किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके पास डबल बॉन्ड है, या कोई ऐसे एटम से जुड़ा हुआ है जिसके पास पाई बॉन्ड है, तो वहां पे रेजोनेंस होगा। तो ये लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन, लोन पेयर देन पाई, ये आपस में कॉन्जुगेशन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा एक कंडीशन है रेजोनेंस का। तो इसको मैं रब करता हूं और इसी को हम लोग एरोमेटिक सिस्टम में देखते हैं, ठीक है। मैं काम करता हूं बस, ये इसको रब करके अभी एरोमेटिक सिस्टम में देखते हैं। अब मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, जैसे फिनॉल का हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फिनॉल। अब देखो एरोमेटिक के एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है तुम्हारा हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स एंड देन उसके बाद आने वाले जो भी चैप्टर्स होंगे उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो वहां पे जब तुम पढ़ोगे उसको डिटेल में, और वो टॉपिक तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आएगा इस तरह के एरोमेटिक सिस्टम पे। अगर इस तरह के एरोमेटिक सिस्टम का रेजोनेंस तुम्हें समझ में आता है, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तभी वो तुम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ पाओगे, जो कि हर चैप्टर में है। इसलिए मैं इसको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। अब देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, बगल में कार्बन है जिसपे डबल बॉन्ड है। ये इधर आएगा, बोलेगा ऑक्सीजन की मैं यार इलेक्ट्रॉन देता हूं, जो बॉन्ड बनाते हैं कार्बन से। कार्बन बोलता है ठीक है, बॉन्ड बना लिया तुम्हारे साथ। अब ऑक्सीजन ने बोला कि यार बॉन्ड तो मैंने बना लिया, लेकिन मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों? क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन दिया है। और ये जो बॉन्ड है एक ब्रेक होके इधर शिफ्ट हो गया, तो निगेटिव चार्ज। अब देखो रेजोनेंस यही नहीं रुकेगी, वो तो कंडीशन था लोन पेयर और डबल बॉन्ड साथ में है। अब यहाँ पे एक नया कंडीशन आ गया, निगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड, जो कि इसके पहले वाले हमने आई थिंक थर्ड वाला जो कंडीशन देखा था उसमें निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड। बोले यार यहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है। हाँ भाई सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज है मतलब दो इलेक्ट्रॉन ये आपस में इधर बॉन्ड बना लेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्ड ब्रेक होके शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे। तो यहां पे भी तुम्हारा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, निगेटिव चार्ज। और बाकी क्या देखो एज इट इज रखना है तुम्हें। कई बार क्या होता है बच्चे गलती क्या करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है भूल जाते हैं उसको ड्रॉ करना, तो वहां गलत हो जाता है। नहीं, उसको वैसे ही रखो। फिर यहाँ पे देखो निगेटिव चार्ज, आपस बगल में डबल बॉन्ड है, तो ये आपस में बॉन्ड बनाएगा, और ये बॉन्ड बनाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके शिफ्ट होगा इस वाले कार्बन पे। तो ये तुम्हारा फोर्थ निगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बनाना ना भूलना, कई बार भूल जाते हैं बच्चे। ये इस तरह से। अब ये लास्ट में क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन ये आपस में बॉन्ड, और ये जब बॉन्ड बनेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड ब्रेक होके दोनों इलेक्ट्रॉन वापस से ऑक्सीजन के पास चले गए। तो ऑक्सीजन ने दिया था, इस वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, और वापस से ले लिया तो न्यूट्रल हो गया। तो यानी वापस से उसके पास उसका लोन पेयर आ गया। ये तो यहां पे भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब तुमने सही बनाया है कि गलत, वो जानने के लिए क्या करना है, पहला और पांचवा चेक करना है सेम है कि नहीं है। सेम होने चाहिए, बस डबल बॉन्ड के पोजीशन में डिफरेंस। तो देख लो यहाँ पे सेम है, बस डबल बॉन्ड का पोजीशन जो यहां पर है यहाँ पे है वो डिफरेंट है। उसके अलावा सेकंड थर्ड फोर्थ में जो भी चेंजेस आएंगे, ऑर्थो पैरा देन अगेन ऑर्थो, यही तीनों पे आएंगे। तो यहाँ पे भी वही है, ऑर्थो पैरा देन अगेन ऑर्थो। तो ये इस तरह से तुम चेक कर सकते हो कि तुम्हारा सही है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या गलत है। साथ में हमेशा जो चार्ज होना चाहिए एक ही जैसा होना चाहिए, जैसा पहले स्ट्रक्चर में था वो एंड तक वैसे होना। पहले स्ट्रक्चर में 0 चार्ज है,
सेकंड में देखो एक प्लस है तो एक माइनस, मिला के कैंसिल, जीरो, निगेटिव प्लस कैंसिल, जीरो, निगेटिव प्लस कैंसिल, जीरो, और यहाँ पे भी कोई नहीं। तो इस तरह से सब करेक्ट है तुम्हारा। तो ये हो गया पांचवा। अब यहाँ पे जैसे फिनॉल में दिखाया है, इसकी जगह अब OH की जगह यहाँ पे क्लोरीन डाल दो, NH2 डाल दो, SH डाल दो, जिसके पास भी लोन पेयर हो उस तरह से वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। तो ये हो गया तुम्हारा पांचवा। अब जो हम लास्ट वाला पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही अनकॉमन है। अनकॉमन मतलब बहुत रेयर केस में दिखेगा, बट वही कंफ्यूज करेगा तुम्हें, और वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब ऐसे कंडीशंस होते हैं। तो ऐसे कंडीशंस आते हैं तो वहां पे क्वेश्चंस भी कई बार टफ करने के लिए ऐसे अनकॉमन चीजें डाल देते हैं, और बच्चे क्या होते हैं उनको क्योंकि ध्यान नहीं होता है कि यार ये भी एक कंडीशन है, तो गलती कर देते हैं। तो ये 6 वाला कंडीशन है, पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर। पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर कॉन्जुगेशन, इसका मतलब देखो क्या है। जैसे कि मान लो एक कार्बन है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और उसके बगल में कोई एटम है, जैसे कि हम लोग यहां पे NH2 मान लेते हैं। हा? कोई कार्बन है जिसपे बगल में, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, उसका नेक्स्ट जो भी एटम है ऐसे एटम से अटैच्ड होना चाहिए जिसके ऊपर लोन पेयर हो। तो यार ये कार्बन, ये जो नाइट्रोजन है वो बोलता है तुम्हारे पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसमें से पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कम है तुम्हारे पास। तो मैं काम करता हूं कि मैं दोनों इलेक्ट्रॉन तुमको देता हूं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो बोलता है ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, कार्बन इस तरह से बॉन्ड बन गया। अब देखो नाइट्रोजन ने खुद का लोन पेयर दिया, तो इसके पहले जब हमने डिस्कस किया था कि कोई जब खुद के इलेक्ट्रॉन देता है तो उसपे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो नाइट्रोजन के ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे भी रेजोनेंस हो जाता है। रेजोनेंस होने की वजह से क्या हुआ भाई, कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्पर्स हो गया। अभी वो इन दोनों के बीच में खेल रहा है, कार्बन नाइट्रोजन, मतलब एक जगह लोकलाइज नहीं है, डीलोकलाइज हो रहा है। डीलोकलाइज होने की वजह से रिपल्शन कम होता है, रिपल्शन कम होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा OH भी हो सकता है, अगर कार्बोकेटायन पे बगल में OH है, ठीक है। कार्बोकेटायन बगल में और क्या हो सकता है, तुम्हारा Cl हो सकता है, क्लोरीन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो सकती है जहां जिसके पास भी लोन पेयर होगा, और बगल में जस्ट मतलब ऐसे कार्बन से वो बॉन्डेड हो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। हा? अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये तुम्हारा OH है, तो यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि ये दूर है, ये इसको दे के बॉन्ड नहीं बना सकता है, दूर हो गया। बगल वाले कार्बन को दे के बगल वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, राइट। तो यहां पे पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो डायरेक्ट उससे अटैच्ड होना चाहिए, तभी तुम्हारा इस तरह का रेजोनेंस होगा। तो इस तरह के रेजोनेंस में भी कुछ हम क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आज का जो लेक्चर था वो इनफ था, तुमने ये पढ़ लिया कंडीशन फॉर रेजोनेंस। अब देखो जब तुम्हें पता चल गया कि ये 6 कंडीशन है, अब मैं तुम्हें कोई भी मॉलिक्यूल लिख के दूं, पूछूं कि भाई इसमें रेजोनेंस है, तुम वो देख सकते हो उन 6 कंडीशंस में से कौन सा कंडीशन है इसमें। तुम देखोगे हाँ ये कंडीशन है मतलब रेजोनेंस है, इन 6 में से कोई कंडीशन नहीं है मतलब रेजोनेंस नहीं है। अब जब तुम्हें ये पता चल गया कि रेजोनेंस है या नहीं है, तब तुम आगे रेजोनेंस के रूल्स लगा पाओगे। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, रेजोनेंस का जो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, उस पे यही पढ़ेंगे कि रेजोनेंस के रूल्स क्या क्या है, कौन से रूल्स हमें अप्लाई करने, और उस रूल्स के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। जब हम वो क्वेश्चंस कर लेंगे, ये सारी चीजें पढ़ लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस में हमको मतलब एक एक्सपर्टीज हमने डेवलप कर लिया है। अब कोई भी आएगा, कुछ भी क्वेश्चंस रेजोनेंस पे कोई भी टॉपिक आएगा, तो हमें अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इतना इनफ है तुम्हें ये जानने के लिए, ये और 2 लेक्चर्स, उसके बाद तुम एक एक्सपर्ट बन जाओगे। तो इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करो, जो भी मिले रेजोनेंस पे रेजोनेंस ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो। अभी हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना इनफ, चलो गुड बाय।